हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है साइंस का जो सीरीज चल रहे हैं उसी में आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि साइंस का जो वेटेज है बीपीएससी में 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और आने वाले जो बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम होने वाला है जो 26 नवंबर को संभावित तिथि है, लेकिन अभी तक जो आयोग के द्वारा परीक्षा की तिथि को कंफर्म नहीं किया गया है। ऐसे एक लिस्ट जारी किया गया था, उनका जो परीक्षा का कैलेंडर था उन सभी को जारी किए थे, उसी के माध्यम से 26 नवंबर को हम लोग को पता चला। तो आने वाले बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है बीएसएससी सीजीएल 3 और 68वीं बीपीएससी के मद्देनज़र को रखते हुए साइंस का एक सीरीज चलाया जा रहा है जो 30 प्रश्नों का एक वेटेज के साथ होता है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को भी ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ सिविक्स को भी ख़त्म करेंगे। मतलब एग्ज़ाम आने तक बहुत सारे आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे जो जीएस से रिलेटेड होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल पर लगातार बने रहिए और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और देखिए, जितने भी विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न कहीं ना कहीं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है अपनी भाषा को, अपने पूछने के तरीका को बदलता है। हम आपको यहाँ पर वो भी दिखाएंगे कि एक ही प्रश्न को कितने तरीकों से पूछा गया है, उन सारी की चर्चा हम आपको करेंगे आज। तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए और चलिए बनाते हैं, हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ भी क्वेश्चन ये है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011। और यही नहीं, 2011 और भी ऐसे कई एग्जामों में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार का? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको सोनार का प्रयोग, सोनार जो है कोई शब्द नहीं है, सोनार जो है कोई शब्द नहीं है, ये किसी शब्द का संक्षिप्त रूप है। सोनार कहें तो सबसे पहले सोनार जान लीजिए कि सोनार का फुल फॉर्म होता क्या है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है एसओ से होता है साउंड, साउंड, एन से नेविगेशन एंड रेंजिंग, ए से एंड होगा और रेंजिंग हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा, यदि इसको हम लिखें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहें, एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यही जो होता है सोनार का फुल फॉर्म होता है। और सोनार कोई शब्द नहीं था, सोनार किसी का संक्षिप्त रूप था। तो हम लोग इसको भी जाने कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार का प्रयोग जो है मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिए। तो हम लोग जान गए। और सोनार के माध्यम से क्या करता है? तो सोनार का प्रयोग नौ संचालक जो है, नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और होता क्या है इसमें? तो सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासर्वे तरंग भेजी जाती है और वही प्रासर्वे तरंग जो है वहां से उस वस्तु से टकरा करके और प्रतिध्वनि के रूप में आकर के उसकी गहराई का पता लगाता है। कौन? सोनार। मतलब जितनी प्रतिध्वनि दूरी तय की उसी दूरी को माप करके हम लोग पता कर लेते हैं कि ये वस्तु जो है, जिस वस्तु की हम पता कर रहे हैं कि जो महासागर में डूबी हुई है वो कितनी गहराई तक डूबी हुई है। तो सोनार एक शब्द है। चलिए इसके बारे में हम लोग जाने डिटेल से। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि महासागर, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि महासागरों में
डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि सोनार का प्रयोग हम लोग करते हैं इसके लिए, मतलब महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। और पिछले प्रश्न में हमने सोनार का फुल फॉर्म भी जाना। सोनार कोई शब्द नहीं है, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो किसका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये है सोनार। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब जितने भी तरह के आज प्रश्न आप पढ़ेंगे देखेंगे, और वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आपको पूछे हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए तो आप साइंस सीरीज के लिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। प्रतिदिन आपको एक साइंस सीरीज का वीडियोज मिलेगा, और आते आते परीक्षाओं तक सारे साइंस के चैप्टर को, सारे साइंस के एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल से। और कोई भी प्रश्न आपको, मुझे उम्मीद है कि नहीं छूटेगा यदि ये साइंस सीरीज पूरा कर लिए तो 68वीं बीपीएससी के लिए जो 30 प्रश्नों का निर्धारक जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी। तो हर सेशन को हम लोग देखेंगे, हर सेक्शन को कैच करेंगे कि मतलब ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग जान गए कि इस महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सोनार का। चलिए अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न की। देखिए फिर उसी से रिलेटिव हमने आपको अभी चर्चा भी किया था कि सोनार, एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा हुआ है, पीसीएस लेवल के एग्जाम में। तो सोनार को कई तरीकों से पूछा गया। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति पता करने के लिए सोनार का हम उपयोग करते हैं। इसमें किस प्रकार के तरंग का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं आपको सोनार का फुल फॉर्म भी पूछता है कि सोनार का फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम बताइए, सोनार का पूरा नाम क्या होता है। तो ये भी हम लोग जाने, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए यहाँ पर है दूसरा, नेक्स्ट ये प्रश्न है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार के तरंग का उपयोग करते हैं सोनार में। सबसे पहले ये जानिए कि सोनार में किस तरंग का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको सोनार में जो है प्रासर्वे तरंग का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के तरंग का, प्रासर्वे तरंग का प्रयोग किया जाता है। और प्रासर्वे तरंग को भेजा जाता है, जिस वस्तु की गहराई पता करनी है कि समुद्र में किस गहराई तक वो वस्तु डूबी हुई है, तो इस स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग प्रासर्वे तरंग को भेजते हैं। प्रासर्वे तरंग वहां पर जाकर के टकराती है उस वस्तु से, और टकराने के बाद प्रतिध्वनि के रूप में पुनः वापस लौट आती है ना, ऊपरी सतह पर। और उसी के माध्यम से हम लोग जो है पता कर लेते हैं कि कितनी गहराई तक ये वस्तु डूबी हुई है। चलिए तो हम लोग इस बात को भी जान लिए। तो एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो देखते जाइए एक प्रश्न को कितने तरीकों से पूछा जाता है। जो भी प्रश्न कई तरीकों से पूछा गया उन सबको हम लाने का आज प्रयास किए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है। निम्न में से क्रोनोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडियोफोन है या ऑडियोमीटर है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं। 4 प्रकार के यहाँ पर जो है हम लोग ये चैप्टर जो चल रहे हैं मापक यंत्र, इसी को आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो इसमें कई तरह के मापक है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो जिससे संबंधित नहीं देखें तो जरूर जाकर के देखिए, उसमें हम आपको बहुत सारा कैच किए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक मापक यंत्रों के बारे में डिटेल से बताए भी हैं। तो उस वीडियो को जरूर जाकर के देखिए। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो हम लोग किससे मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। तो हम लोग को ये मापा जाता है, हम लोग मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा। ऑडियोमीटर किसके द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता यदि मापना हो तो हम लोग ऑडियोमीटर का प्रयोग करेंगे। क्रोनोमीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए क्रोनोमीटर जो है, क्रोनोमीटर का प्रयोग
नौ संचालक नाविक लोग करते हैं, और जब वह अपने नाव लेकर के समुद्र में चलते हैं तो वहाँ पर सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। हमने पिछली वीडियोज में इसके बारे में डिटेल से बताया है, जाकर जरूर देखिएगा। क्यों क्रोनोमीटर, घड़ी का क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जब महासागर में आप या समुद्र में नाव चलाते हैं, नौ संचालन करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि वायु दाब जो होती है बढ़ी रहती है। साथ ही साथ क्यों बढ़ी रहती है? क्योंकि नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जो है वायु की दाब बढ़ी रहती है, आर्द्रता ज़्यादा होता है, तापमान कम होता है। तो इन सभी कारणों से जो है ये हमारी घड़ी जो है प्रभावित हो सकती है, तो सही समय नहीं बता पाएगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पर जब नौ संचालन करते, नाविक लोग नौ संचालन जब करता है, तो वहाँ पर सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर टाइप के यंत्र का ही प्रयोग करता है, और इसी के माध्यम से ही जो है वो सही समय का पता लगा पाता है। चलिए, एनीमोमीटर भी यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं वायु की शक्ति या गति ज्ञात करने में, है ना। तो ये भी हम लोग जान गए। ऑडियो फोन से क्या जानते हैं हम लोग? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑडियो फोन से हम लोग क्या जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ भी पूछा हुआ MPPCS प्री 1990 में पूछा हुआ सारे प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे, पूछे हुए प्रश्न कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आए हैं। ये देखिए MPPCS 2012 में पूछा हुआ प्री में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन के वेग का, पवन वेग, या प्रकाश की तीव्रता का। तो किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं पवन के वेग को मापने में करते हैं। हम लोग पहले भी प्रश्न में चर्चा किए, तो पवन के वेग को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है मेरे प्यारे साथियों, आप इस सीरीज पर लगातार बने रहिए। एकदम प्रतिदिन आपको इसी तरह के नए नए लॉलीपॉप क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। और देखिए, एग्जाम में जो है, एग्जाम फाइट करना बहुत ही इजी है, एग्जाम में बैठ जाना, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आप वास्ट प्रश्न को कैच करते हैं लेकिन इजी प्रश्न ही छूट जाते हैं। जबकि 70% जो है, यदि हम कहें तो 50 से 60% का रेशियो जो रहता है वो आपको 50 से 60% का रेशियो जो रहता है इजी प्रश्न का रहता है। और यदि इस 60 प्रश्न में आप कहीं मिस्टेक करते हैं तो आपकी रिजल्ट निश्चित है कि रुक जाएगा। तो छोटी सी छोटी बातों पर आप गौर करिए। यदि आपका रिजल्ट कहीं रुक रहा है या कोई परेशानी हो रही है तो गौर करिए कि कहाँ पर हमारी रिजल्ट रुक रही है। छोटे प्रश्न को भी मत छोड़िए, सबको अपने माइंडों में प्रवेश कराइए। चलिए, तो एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग देख लिए, पवन का वेग मापने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं और चारों के बारे में आपसे डिटेल से बारे में पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल या वायु की गति, अभी हम लोग इन्हें पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। आमीटर, विद्युत धारा मापने में आमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आमीटर जो है किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर और आमीटर 2 तरह के होते हैं। ये विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? आमीटर का। तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है या समांतर क्रम में, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमको लिखना है। आपको लिखना है कि अमीटर जो है किस क्रम में जुड़ा होता है। चलिए, तो ये अमीटर विद्युत धारा मापने में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है टैक्योमीटर। तो टैक्योमीटर दवांतर, क्या ये सही है? तो नहीं, टैक्योमीटर से दवांतर नहीं, टैक्योमीटर से किसी वस्तु की चाल को हम लोग मापते हैं। और पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापा जाता है, पायरोमीटर के माध्यम से उच्च ताप को मापा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य हैं, A, B, D सही है और C गलत है। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। तो टैक्योमीटर क्या है? तो टैक्योमीटर हमने बताया आपको कि जैसे मान लेते कि A
या लंबवत कहें, परपेंडिकुलर, क्षैतिज, लंबवत और उन्नयन एवं क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। किसका? टैक्योमीटर का। एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। जाइए, अभी पढ़ा रहे हैं। तो ये टैक्योमीटर, अभी सेशन चल रहा है। टैक्योमीटर का प्रयोग दबांतर मापने में दबांतर मापने में नहीं किया जाता है। क्या करने में किया जाता है? तो टैक्योमीटर का प्रयोग हम लोग जो है एक प्रकार एक सर्वेक्षण उपकरण है जिसे जो है क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला अब है वह थर्मामीटर। क्या है? वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग होते हैं, वह कौन है? आपको सही जवाब इसका देना है। यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु प्रयुक्त हो, वह क्या है? तो गैस थर्मामीटर है। गैस थर्मामीटर से क्या मापेंगे? इतना उस ताप को नहीं। पारे थर्मामीटर से, पारे के थर्मामीटर से मापेंगे? ये भी नहीं। पारे के थर्मामीटर से हम लोग जो है मापते हैं, देखते होंगे हम लोग को डॉक्टरी जगत में इसका प्रयोग, पारे थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। जो मतलब हम लोग को बुखार, शरीर किसी भी व्यक्ति के बुखार, शरीर के बुखार को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। हाँ देखिए, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समीप हम जा नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब इतना टेम्परेचर ही है कि यहाँ पर यदि हम जाएं, देखिए सूर्य से जो किरणें आती है और कितनी दूरी है हमसे पृथ्वी सतह से, उसके बावजूद जो सौर विकिरण जब आती है तो हम लोग को जब धूप होता है तो काफ़ी जलने लगता है। तो उतना दूर होने के बावजूद जबकि टेम्परेचर होता है 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री होता है, तो लगता है चेहरा जलने लगा। तो क्या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग माप सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर तो जा भी नहीं सकते, इसको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग जो है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस जो सेंटीग्रेड से जो ऊपर का तापमान होता है, उसको मापने के लिए हम लोग पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है आपको पूछे हुए दिखलाई पड़ेंगे आज के सेशन में। चलिए, प्रतिदिन के सेशन में इसी तरह के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो अभी देखिए, 2000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो है पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सन स्पॉट को मापने के लिए। क्या ये सही है? नहीं। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, हवा ताप को मापने के लिए, या पौधे के ताप को मापने के लिए? किसके ताप को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? यूपी पीसीएस री एग्जाम 2015 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो किसके लिए पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। और सोलर रेडिएशन का तापक्रम जो होता है, बाहरी सतह का तापक्रम जो होता है, हम लोग जानते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, या 6000 डिग्री सेल्सियस कहें। तो 6000 डिग्री सेल्सियस के सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है। क्या वहाँ पर जाने के बाद आप थोड़ा सा भी आपका कण दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं, पूर्णतः जल करके राख हो जाएंगे। तो उस तरह के टेम्परेचर को मापने के लिए पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं। आगे है, कहता मैनोमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यूपी पीसीएस प्री 1990
ये तो 1990 में पूछा गया था, लेकिन देखिए कितनी बार इस प्रश्न को आपको एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। खास करके प्रैक्टिस सेट की बात तो हटाइए, एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न आपको इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। तो मैनोमीटर आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। तो क्या है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब का? नहीं। द्रवों का घनत्व का? ये भी नहीं। गैसों का दाब का? बिल्कुल। इसी को मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब गैस के दाब का यदि मापन करना हो कि इस गैस में कितनी दाब है, जैसे आप एलपीजी सिलेंडर जो भरते हैं 14.2 kg उसका वजन होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। तो 14.2 kg का जो सिलेंडर होता है, अभी तो 15.2 दिखने को मिल रहा है, लेकिन मैनुअल रूप से अभी तक स्टैंडर्ड जो है यही है 14.2 kg, मतलब 14 किलो 200 ग्राम एक सिलेंडर गैस का वजन होता है। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब का, और गैसों के दाब का मापन के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न को आप याद रखिए, मैनोमीटर से गैस का दाब मापेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है विद्युत धारा। अभी हमने बताया था, देखिए बीपीएससी प्री 2018, बीपीएससी प्री 2019, बीपीएससी के लिए बहुत ही प्यारा और न्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि दो बार इस प्रश्न को पूछा गया, दो बार, और भी यदि कहें तो कई बार को शामिल भी नहीं किया गया है, 2 ही बार दिखाया गया, क्योंकि बहुत कम स्पेस होता है ना, छोटा सा स्पेस होता है, इसी में आपको सारी चीज़ें बतानी होती है। तो 2 बार इस एग्जाम में पूछा गया इस प्रश्न को। तो आप भी याद रखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? तो वोल्ट मीटर द्वारा, एमीटर द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा या पोटेंशियोमीटर द्वारा? किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, विद्युत धारा की माप जो होता है एमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, वोल्ट मीटर है, तो विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जब इसकी माप करने की बात करेगा तो हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। और पोटेंशियोमीटर यहाँ पर आपको दिख रहा है, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं? तो किसी सेल का ईएमएफ। ईएमएफ कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, सॉरी पी लिखा गया, ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को मापने के लिए, ईएमएफ को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेंशियोमीटर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे क्या है। कहता दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। एमपीपीसीएस प्री 2006, बीपीएससी में भी कई बार प्रश्न ये आ चुके हैं, तो आप इसको याद रखिए जरूर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कई बार आप इसे बनाए भी होंगे। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व, देखिए 3 तरह से इस प्रश्न को पूछता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व की बात करें, दूध की शुद्धता की बात करें कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, या दूध का घनत्व किससे मापी जाती है। तो इन तीनों तरह से यदि प्रश्न पूछे कि दूध की आपेक्षिक घनत्व का माप किससे किया जाता है, दूध के घनत्व की माप किससे किया जाता है, या दूध की शुद्धता की माप किससे की जाती है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब एक ही होगा, ये होगा लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर से ही हम लोग जो है दूध की शुद्धता की माप करते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप, या लैक्टोमीटर से दूध के आपेक्षिक घनत्व की माप, या लैक्टोमीटर से जो है हम लोग दूध के घनत्व की माप करते हैं। तो तीनों तरह के यदि प्रश्न आपके सामने आए तो उन तीनों प्रश्नों का जवाब जो होगा एक ही होगा, और वो क्या होगा? वो होगा लैक्टोमीटर। चलिए आगे भी है हाइड्रोमीटर। तो द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापने की बात करें, मतलब द्रव की आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, पूछा जाए तो हम लोग हाइड्रोमीटर देंगे जवाब। थर्मामीटर से ताप मापी जाती है। और ब्यूटीरोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्यूटीरोमीटर से आप बताइए, ब्यूटीरोमीटर से क्या मापते हैं? तो ब्यूटीरोमीटर से जो है दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापा जाता है। किससे? ब्यूटीरोमीटर से जो है दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने में प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्यूटीरोमीटर का।
कि इस उत्पाद में कितनी वसा है, कितनी फैट है, और वो किस प्रकार के उत्पाद, जो दूध से जो उत्पाद बनेंगे, जैसे अब जो दूध से उत्पाद जो बनता है ये तो आपको पता ही होगा, और ख़ास करके बिहार के बच्चों को नहीं पता हो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। बहुत ही प्यारा और न्यारा क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ है। ये तो बीपीएससी की बात है, और भी कई एग्जामों में ये प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। आर्द्रता की माप, ह्यूमिडिटी की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है। हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा या लैक्टोमीटर के द्वारा। तो हम लोग इन सारे की चर्चा कर लिए। तो आर्द्रता की माप जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। और आर्द्रता के साथ साथ अब हम लोग जानेंगे हाइड्रोमीटर के माध्यम से किसका माप किया जाता है। तो द्रव के आपेक्षिक घनत्व, द्रव के आपेक्षिक घनत्व की यदि मापने की बात करेगा, है ना, तो हाइड्रोमीटर। पायरोमीटर अभी हम लोग समझे कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके करीब नहीं जा सकते, मतलब जिसकी हाई टेम्परेचर हो। और हाई टेम्परेचर समझ सकते हैं आप, हाई टेम्परेचर जो है सबसे पहला स्थान तो सूर्य का ही है। हाई टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर को, उच्च ताप को जो है पायरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। और लैक्टोमीटर अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की घनत्व, दूध की आपेक्षिक घनत्व की माप जो है लैक्टोमीटर के माध्यम से करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब है यहाँ पर मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे, यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे जो है दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। आप दिलिए, यहाँ पर कूट क्या है, कूट हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सही जवाब आपको देना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा, थोड़ा सा और यदि इसे हम छोटा करें तो आप आसानी से देख लेंगे। चलिए जूम आउट कर दिए। तो यहां पर दिया हुआ है कि स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं। तो स्टेथोस्कोप से बताइए क्या मापेंगे। तो एक हो जाएगा 3, हृदय की धड़कन। स्टेथोस्कोप से, सॉरी यहाँ तक मिल गया, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन की माप किया जाता है और इसका प्रयोग जो है डॉक्टरी जगत में किया जाता है। स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं। तो स्फैग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्तचाप मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब कि कितनी आपकी रक्तचाप है। कहता है कि बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, तो इसी के माध्यम से हम लोग मापते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर से। और एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, तो 120/180 होता है ना। ये भी हम लोग 120/80, 180 नहीं, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। ऊपर को कहते हैं हिस्टोलिक और नीचे को कहते हैं डायस्टोलिक। तो चलिए, यदि इस तरह का रक्तचाप आपके पास है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति जरूर होंगे। कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर से क्या मापेंगे। तो सोने की शुद्धता की माप जो होता है कैरेटोमीटर से किया जाता है। तो पहला का देखें, ए का 3 हो गया, बी का रक्तचाप हो गया, और सी लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो लक्स मीटर का। किसका? लक्स मीटर का, है ना। तो ए थे, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा। ए का देखिए 3, ए का 3 कहाँ मिल रहा है, मात्र। ये देखिए इस तरह के प्रश्न, यदि एक प्रश्न से ही, एक ऑप्शन से ही यदि प्रश्न का जवाब मिल जाए तो बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है। तो बहुत सिंपल प्रश्न है ये कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए, कहाँ पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, तो ये पूछा हुआ यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा हुआ है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है कि अब थोड़ा जूम आउट कर, जूम इन, चलिए कर लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अभी हम लोग देखें चिकित्सीय थर्मामीटर का,
ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर का, प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का, या पायरोमीटर का? कहाँ करते हैं? तो 15,000 डिग्री सेल्सियस, 15,000 डिग्री सेल्सियस कहें या 2000 डिग्री 1500 डिग्री सेल्सियस कहें या 2000 डिग्री सेल्सियस कहें, इन दोनों को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? पायरोमीटर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पायरोमीटर, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम प्री 2013 में पूछा हुआ है। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस या उच्च ताप की बात करेगा। इन तीनों में से किसी भी तरह के प्रश्न की यदि पूछे, किसी भी प्रश्न को पूछे, उच्च ताप की माप किससे की जाती है, या 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को किससे मापा जाता है, या 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को किससे मापा जाता है, तो हम लोग इसका जवाब क्या देंगे? तो इसका सही जवाब होगा पायरोमीटर से। अगला देखते हैं। अगला है कहता प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, क्या? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एनीमोमीटर? कभी नहीं। कैलोरीमीटर? नहीं। लक्स मीटर? बिल्कुल, लक्स मीटर का प्रयोग जो किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लक्स मीटर। क्या? लक्स मीटर। देखिए और भी इसमें कई प्रश्न हैं। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से अभी हम लोग समझे वायु की गति या वायु की शक्ति का ज्ञात शक्ति का पता जो लगाया जाता है एनीमोमीटर के माध्यम से किया जाता है। कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर जो है टेम्परेचर से संबंधित है, टेम्परेचर का पता लगाते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से हम लोग किसकी पता करते हैं? वायुयान की ऊंचाई। और वायुयान की ऊंचाई कहाँ से? समुद्र तल से। समुद्र तल से वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसकी पता हम लोग किसके माध्यम से लगाते हैं? अल्टीमीटर से। तो ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का, वायुयान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए ध्यान रखिए, प्रत्येक प्रश्न आपको पूछे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अभी इससे पहले हम लोग देख रहे थे सोनार, और यहाँ पर आपको देखिए दो बार पूछा हुआ है, दो बार ये तो हम लाए हैं, और भी कितने बार प्रश्न पूछे गए होंगे। रडार का उपयोग में आता है, कौन उपयोग आता है? तो रडार कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग देखें कि सोनार कोई शब्द नहीं है, रडार भी एक शब्द नहीं है। रडार किसी का संक्षिप्त रूप है। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार। देखिए रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वहां पर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग था सोनार का फुल फॉर्म, यहां पर है रडार। तो आर एस हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा, यदि हम लिखें इसको तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसी का प्रयोग जो है, इसी का फुल फॉर्म है क्या? रडार। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार उपयोग में आता है कि कहाँ पर आता है रडार उपयोग में? तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, कभी नहीं। ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंग को परावर्तित करता है कौन? सोनार। और सोनार का पता लगाया जाता है, सोनार के सहायता से समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का गहराई का पता लगाया जाता है। तो परावर्तित तो वो करता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, मतलब कि कौन सी वस्तु कहाँ है इसकी पता लगाने में रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंग, रडार में किस प्रकार के तरंग उपयोग होंगे?
तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो हम लोग ये पता कर लिए रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता किससे मापी जाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार देखने को एग्जाम में मिला है, बीपीएससी में भी कई बार एग्जाम में, बीपीएससी के मतलब एग्जाम में भी कई बार ये पूछे गए हैं प्रश्न है। अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती किससे? रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर या पीएच पैमाने पर। तो कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किसके पैमाने पर? तो रिएक्टर के पैमाने पर भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। और भूकंपों की तीव्रता मापने के लिए ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। रिएक्टर स्केल करता क्या है? तो रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है। कैसा है? लॉगरिथमिक स्केल है। कौन? रिएक्टर। और जिससे एक से 9 तक बराबर पैमानों में बांटा जाता है। कितने पैमानों में? 1 से 9 तक बराबर 9 पैमानों में बांटा जाता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुने परिमाण को बताती है। 10 गुने परिमाण को, है ना। कौन? तो आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुने परिमाण को बताती है। जैसे मान लेते कि ये रडार है और इसको यदि हम 9 भागों में बांट दें, 9 भाग में, तो 9 भागों में बांट दें तो यहाँ पर 1 दे दें, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 10 गुने पैमानों को व्यक्त करेगा। और सबसे खतरनाक जो होता है 5 से 6, यदि कहें तो 8 तक यदि 8 के पैमाना तक यदि भूकंप आ गया तो बहुत ही खतरनाक है, समझ लीजिए। फिर आपका जीवन अस्तित्व ही समाप्त करके चला जाएगा। तो भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। पीएच स्केल से अम्लीयता और क्षारीयता की माप की जाती है। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किए थे। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। सेल्सियस पैमाने पर ताप की माप की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है ताप। अब देखिए उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है और रोमर होता है। रोमर यहाँ लिखा हुआ है रोमर। क्या? सेल्सियस हो गया, फिर हो गया फ़ारेनहाइट, फिर हो गया केल्विन, है ना, और हो गया रोमर। तो इन चारों में से किसका मान जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि केल्विन पैमाने पर कभी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं मापी जाती है। तो केल्विन ताप जो होता है ऋणात्मक, केल्विन का ताप का पैमाना जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर, है ना, रोमर नहीं रोमर कर लीजिए, तो रोमर, इन सभी का मान नेगेटिव हो सकता है। लेकिन केल्विन पैमाने पर जो टेम्परेचर मापी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग सही जवाब जान गए। अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, इन चारों में संबंध बताने वाला फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हम बेसब्री से इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स की। चलिए सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करेगा? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करेगा? हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन अभी हम लोग पढ़े कि स्टेथोस्कोप के माध्यम से, वायुमंडल का दाब बैरोमीटर के माध्यम से, और भूचाल। हाँ, भूचाल की माप मतलब हलचल, भूकंप की माप या भूचाल की माप, भूमि में जब
चलन हो जाए, चलन पैदा हो जाए, तो इसके प्लेट जो है खिसकने के बाद धंसने लगते हैं, और जो हम लोग घर बना करके सुंदर सुंदर यहाँ बसे हुए हैं सब अंदर चले जाएंगे और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश संभवतः इसी प्रकार से हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है भूकंपों के द्वारा, बाढ़ों के द्वारा। तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है। देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, भूचाल मतलब भूकंप। भूकंप का प्रयोग, भूकंप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? भूचाल। आगे देखते हैं, चलिए आगे है मिलाइए। यहां पर सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए और इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, यहां पर है भूकंप। अभी हम लोग देखें, भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ऊंचाई वायुयानिक ऊंचाई अल्टीमीटर से, विद्युत धारा की माप एमीटर से, और प्रतिरोध की माप जो किया जाता है ओम के माध्यम से किया जाता है। तो आप मिला लीजिए, ए का हो गया 3, नहीं ए का हो गया 2, ए का 2 किस में है? 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन टफ हो गया। 2 का हो गया 3, तो 2 का 3 किस में है? 2 का 3 अभी तक 2 प्रश्न में मिला है। ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपको अंतिम में जवाब मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको चारों ऑप्शन को याद रखना अनिवार्य है। चलिए, विद्युत धारा बी का हो गया, विद्युत धारा सी का हो गया 4, 1 सी का 1 किस में मिल रहा है? तो सी का 1। चलिए, तीसरे 3 ही जो है बातों से हम लोग को इसका आंसर मिल गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया ए और डी का हो गया 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न हम लोग को 3 ऑप्शन तक लेकर के खींच करके गया। तो कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं, और इससे पहले भी हम लोग देखें जिसमें एक ही ऑप्शन से हम लोग को सारे प्रश्न का जवाब, सारे ऑप्शन का जवाब मिल जाता है। तो प्रश्न कैसे टफ होंगे एग्जामिनर जानते हैं। चलिए, कहाँ आप फंसेंगे, कैसे आपको फंसाया जा सकता है, ये सारे बातें उनके दिमाग में चलती रहती है। तो उनको मात करने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए, सही सुमेलित कीजिए चारों ऑप्शन। और फिर आ गया है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसको यदि हम छोटा कर ले तो दिखेगा। चलिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आज जो हम ला रहे हैं, ये सेशन जो चल रहा है साइंस का, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को लाए जा रहे हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, आप जरूर इसे अटेंड करिए। चलिए, कहता है सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित। फायदोमीटर, तो फायदोमीटर से क्या मापते हैं? तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। और अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। और कहाँ से? तो समुद्र की सतह से। तो बताइए, पहले इसमें किसका कौन सा होगा ऑप्शन? सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए का हो गया 4, और ए का 4 2 ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए, कुछ दूर तक तो लेकर के चलेगा हम लोग को। तो ए का हो गया 4। ऐसे तो हम लोग जवाब ढूंढ लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आभास कराया जा रहा है कि कितने कैसे खींच करके ले जाया जाता है। बी का 1 किस में मिल रहा है? चलिए, 2 ही ऑप्शन से हम लोग को जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए का 4, बी का 1, सी का 2। सी का 2 है, हाँ सी का 2 है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई, डी का 3। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, फिर आपको यहाँ कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है जो आपको खोजना है इसका सही जवाब। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो दिया हुआ है मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? दाब मापते हैं, बिल्कुल सुमेलित है। कार्बोरेटर से जो मापा जाता है आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन की माप जो की जाती है कार्बोरेटर से। कार्डियोग्राम से हृदय गति, कार्डियोग्राम से हम लोग हृदय गति मापते हैं, है ना, ये भी सही है। तो सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता नहीं, सिस्मोमीटर से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन सुमेलित नहीं है जो पूछता है। देखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे होते होंगे
जो स्पीड में यदि सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो वो नहीं, उनसे छूट जाता होगा और वो नहीं के चलते यस के प्रश्न खोज करके उसका सही जवाब दे देते हैं, पहले प्रश्न में ही वो मार के बैठ जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है, ये मेरे साथ हुई है, मेरा अनुभव है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नहीं बहुत छोटा में लिखा रहता है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई गलती हो न सके। चलिए, अब है, आप आज तक झूठ बोलते आए हैं और झूठ का पता हम लगाएंगे किसके माध्यम से? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या काइमोग्राफ। तो झूठ का पता किससे, कौन व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है, अपने जीवन में कितने झूठों का अंबार लगाया है, झूठ से क्या क्या बटोरा है, क्या क्या मान शोहरत पाया है, इस सब की पता जो है हम लोग किसके माध्यम से अब लगा लेंगे? पॉलीग्राफ के माध्यम से हम लोग झूठों का पता लगाते हैं। तो चलिए, आप झूठ बोलते रहिए, पॉलीग्राफ रखे रहिए, मापते रहिए कि जिंदगी भर में हमने कितनी झूठ बोली या अभी तक में कितनी झूठ बोली, है ना। तो पॉलीग्राफ यदि रहे आपके पास तो झूठों का पता लगाया जाता है। पायरोमीटर हम लोग जान लिए हैं, काइमोग्राफ से शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है उसकी माप की जाती है, और गायरोस्कोप से, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए गायरोस्कोप से क्या मापी जाती है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम प्री 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, अब है ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल, एजीमथ में कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन है? तो बताना है आपको। बेवेल प्रोट्रैक्टर नहीं, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई, सिनक्लाइन ये भी नहीं, तो थियोडोलाइट इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। थियोडोलाइट से हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल, एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयोग करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? थियोडोलाइट। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा थियोडोलाइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जो चीज छूट गया है मापक यंत्र से, जो चीज छूटी है, 2-4 को हम शामिल किए यहाँ पर। ईवे पैरोमीटर, पोरीमीटर से क्या मापते हैं? ईवे पोरीमीटर से मापा जाता है वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला ये उपकरण है कि वायुमंडल में जल का बाष्पीकरण किस दर से हो रहा है। यदि इसकी माप करना है तो ईवे पोरीमीटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए, आगे देखिए, आगे भी लाए हैं हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा देखने को इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं। तो हिप्सोमीटर से क्या मापते हैं? तो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है कौन? हिप्सोमीटर। कि मतलब जैसे वायुमंडल पर हम लोग पहाड़ों पर बोले हैं कि भोजन पकाने में ज़्यादा समय लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो वही दिया गया है, क्वथनांक वहाँ पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या घट जाती है? क्वथनांक घट जाती है। तो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर, मतलब इस जैसे जितनी ऊंचाई पर आप जाते जाइए, मान लेते कि यहाँ पर हैं तो यहाँ पर जल का क्वथनांक कितना था, यहाँ पर है तो यहाँ पर जल की क्वथनांक कितना था, तो जितना रहे, तो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हिप्सोमीटर। और हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है इसमें ऊंचाई मापने में। और किस तरह की ऊंचाई, किसकी सहायता से? तो जल के क्वथनांक की सहायता से ऊंचाई मापने में हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला है लक्स मीटर। और लगता है लक्स मीटर के बारे में हम लोग पढ़े कि लक्स मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। किसका? लक्स मीटर का। ऐसे क्यों कट जा रहे हो भाई? लक्स मीटर का प्रयोग जो किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। चलिए, आगे देखते हैं, अगला है लीसीमीटर। लीसीमीटर से क्या मापेंगे? तो वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है कौन? लीसीमीटर। तो लीसीमीटर की सहायता से वास्तविक बाष्पोत्सर्जन का माप करेंगे, है ना। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीसीमीटर का प्रयोग जो है वास्तविक बाष्पोत्सर्जन
मापने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर से हम लोग देखें द्रवों या गैसों के दाब मापने में उपयोग होने वाला उपकरण है ना। अब है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप, तो नेफोस्कोप के सहायता से बादलों की ऊंचाई, है ना, बादलों की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? नेफोस्कोप का उपयोग करते हैं हम लोग बादलों की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा, मतलब बादलों की गति की दिशा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नेफोस्कोप का। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिसीमीटर, नेफोस्कोप, ये सब को याद रखिए। लिसीमीटर, मैनोमीटर तो हमने बताया आपको। लिसीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्समीटर भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सारे सेशन को यदि आपको समझ में आया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बताए गए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए और महिलाओं की रक्षा का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।